कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शिवम सिद्धार्थ इतिहास विषय के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में पाषाण काल के संदर्भ में पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था कि भारत में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें से भी हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का अध्ययन शुरू किया था और पूरा पाषाण काल को भी हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें से हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक लिया गया है वह है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे के टॉपिक को रिकॉल करा देना चाहते हैं और इसका जो पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था वह आपका था निम्न पूरा पाषाण काल। समझिएगा यहाँ की कहानी क्या थी। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ के उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति थी वह क्या थी? कोर। और इन उपकरणों को निर्मित करने के लिए हमने किस पत्थर का प्रयोग किया था? तो क्वार्टजाइट। उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या थी? कोर। और उपकरणों को निर्मित करने के लिए कौन सा पत्थर उपयोग किया गया था? क्वार्टजाइट। यदि औजारों की बात किया जाए या उपकरणों की बात किया जाए तो यहां पर हमने आपको बताया था यहां का औजार है हैंड एक्स, क्लीवर, चापर और क्या? चॉपिंग। ये हमने आपको बताया था। उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति कोर थी। उपकरणों को निर्मित करने के लिए क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया था और प्रमुख उपकरण कौन थे? हैंड एक्स, क्लीवर, चापर और चॉपिंग। यहाँ तक हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया था। और इन उपकरणों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमने इसके भी विषय में आप लोगों के साथ चर्चा किया था। अब आप देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण से मध्य पूरा पाषाण काल तक आने में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में हमें तकनीकी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कौन सा परिवर्तन दिखाई पड़ता है? तकनीकी परिवर्तन। ये तकनीकी परिवर्तन क्या है? यदि तकनीकी परिवर्तन की बात किया जाए तो यह तकनीकी परिवर्तन दोनों आयामों में है। जैसे उपकरणों की पद्धति में भी परिवर्तन हो जाता है, उपकरणों की पद्धति जो निर्मित करनी है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, और पाषाण सामग्री यदि पाषाण सामग्री की बात किया जाए तो जैसे उपकरणों को निर्मित करने के लिए हमने यहाँ पे क्वार्टजाइट का प्रयोग किया था, क्वार्टजाइट पत्थर का, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? तो दोनों में परिवर्तन होता है। तो जैसे उपकरणों के निर्मित करने की पद्धति की बात किया जाए तो यहाँ पे उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति है वह है आपकी फ्लेक। वह क्या है आपका? फ्लेक या शल्क। फ्लेक या सल्क, ठीक ना, याद रहे। और यहाँ पे पाषाण सामग्री, जैसे वहाँ पे हमने क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट और क्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। समझिएगा ध्यानपूर्वक। दोनों में डिफरेंट आप देखते रहिए। दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में डिफरेंट ये है
कि यहाँ पे उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या थी, कोर। तो यहाँ पे उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या हो गई, फ्लेक या सल्क। यहाँ पे उपकरणों को निर्मित करने के लिए हमने किस पत्थर का प्रयोग किया था, क्वार्टजाइट। तो यहाँ पे हमने उपकरणों को निर्मित करने के लिए चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट और क्लिंट जैसे पत्थरों का हमने प्रयोग किया है। आगे की बात करते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि फ्लेक क्या है, फ्लेक या सल्क क्या है, फ्लेक या सल्क क्या है, इस बात को समझिए। अब फ्लेक या सल्क से क्या तात्पर्य, जैसे हमने आपको बताया था कि कोर, यह आपका क्या हो गया, कोर मतलब क्या, मूल पत्थर, मूल पत्थर। अब सपोज करिए यदि आप इस पे किसी दूसरे पत्थर से जब मारेंगे, चोट करेंगे, तो यह पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा। और हो सकता है कि इसमें से कुछ पपड़ी के आकार का क्या हो जाए, अलग हो जाए, कुछ फलक के रूप में क्या हो जाए, अलग हो जाए। आप इतना समझिए कि जैसे हमने एक कोर पत्थर लिया था और उस कोर पत्थर पर हमने दूसरे पत्थर से जब मारा तो वह पत्थर दो हिस्सों में क्या हो गया, टूट गया, और उसमें से कुछ पपड़ी की तरह अलग हुआ। क्या, पपड़ी, कुछ पपड़ी की तरह क्या होता है, अलग होता है। इसी को कहा गया क्या, फ्लेक या सल्क कहा गया। इसी के आधार पर चूंकि इसमें से पपड़ी अलग हो रहा है, तो एचडी संकालिया, एचडी संकालिया महोदय ने इसे नाम दे दिया फलक संस्कृति। इसको क्या इन्होंने नाम दिया है, फलक संस्कृति। यानी फ्लेक को ही हिंदी में कहते हैं क्या, फलक। यह क्या हो गया, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति का नाम किसने दिया है, एचडी संकालिया ने दिया। समझिए, हमने एक पत्थर लिया और इस पत्थर पे हमने दूसरे पत्थर से वार किया, यह पत्थर दो भागों में क्या हो गया, टूट गया, और हो सकता है कि इसमें से कुछ पपड़ी के आकार का इस तरह का अलग हो। अब इस काल में इस पपड़ी पे औजार बनाए गए, इसलिए इसको क्या कहा गया, फलक संस्कृति कहा गया। इतनी बात याद रखिएगा आप। सॉरी, अब देखिए इसके बाद क्या है, चूंकि पपड़ी के आकार का इसमें से कुछ अलग हो गया, तो इस काल के जरा हम औजारों की बात कर लेते हैं कि इस काल के औजार क्या हैं। देखें, यदि इस काल के औजारों की बात किया जाए तो इस काल का जो सबसे प्रमुख औजार है वह क्या है, आपका खुरचनी। इस काल का प्रमुख औजार क्या है, खुरचनी है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस काल का प्रमुख औजार क्या है, खुरचनी है। यद्यपि हमें थोड़े से हैंड एक्स एवं क्लीवर प्रकार के उपकरण भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस काल का प्रमुख औजार क्या है, खुरचनी है। और थोड़े से हमको क्या मिला है, हैंड एक्स और क्लीवर भी मिला है। याद रखिएगा, खुरचनी का मतलब क्या है, खुरचनी को ही कहा जाता है चंद्रिका। इस तरह का औजार, खुरचनी को ही कहा जाता है क्या, चंद्रिका। इस तरह का औजार इस काल से हमें क्या प्राप्त होता है, इस काल में प्राप्त होता है। खुरचनी इस काल की प्रमुख औजार है। अब आप देखेंगे कि ये जो खुरचनी है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि जब खुरचनी है तो इसका प्रयोग खुरचने के ही संदर्भों में किया जाता रहा होगा, जैसे पहाड़ों की गुफाओं को समतल करने में। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि जैसे भीमबेटका की यदि मैं बात कर लूँ तो भीमबेटका से हमें पाषाणकालीन चित्रकारिता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पर्वतों की गुफाओं को समतल करने के लिए या पर्वतों की गुफाओं को बराबर करने के लिए या जानवरों की खालों को अलग करने के लिए या वृक्षों की छालों को अलग करने के लिए इसी खुरचनी का प्रयोग किया गया। और इसी खुरचनी से खुरुच कर क्या किया जाता, पत्थरों जैसे पर्वतों की दीवारों को समतल किया गया, जानवरों की छालों को अलग किया गया, वृक्षों की छालों को अलग किया गया। यानी खुरचनी का जो प्रयोग है वह किसके संदर्भ में किया जा रहा है, खुरचने के संदर्भ में किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये तो इस काल के औजार हो गए।
इसके बाद एक बात और याद रखें, कभी कभी यहां से स्थलों के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है स्थल, कि इस काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो यहां पे प्रमुख रूप से 2 स्थल हैं, ठीक ना, उनको आपको याद रखना है। इसमें से क्या है, एक है चिरकी, पहला क्या है चिरकी, दूसरा क्या है आपका नेवासा। एक है चिरकी और दूसरा क्या है नेवासा, और ये दोनों के जो दोनों स्थल हैं यह कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक ना। देखिए हमने क्या बताया, चिरकी और क्या हमने बताया है आपको, नेवासा। अब आप देखेंगे कि ये जो नेवासा है यहां से हमें खुरचनी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, खुरचनी के साक्ष्य मिले हैं। और जो चिरकी है यहां से हमको फलक प्रकार के औजार, फलक प्रकार के औजारों के साक्ष्य क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, क्या, चिरकी और दूसरा क्या है, नेवासा। चिरकी से हमें फलक प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं और नेवासा से हमको किसके साक्ष्य मिले हैं, खुरचनी के। यद्यपि नेवासा से ही हमें थोड़े से हैंड एक्स और क्लीवर प्रकार के उपकरण भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। देखें यदि अन्य स्थलों की बात किया जाए तो चकियां ये बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश, चकियां क्या, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगले स्थल की बात किया जाए तो एक स्थल और महत्वपूर्ण है, सिंगरौली। क्या चीज, सिंगरौली। तो जो ये सिंगरौली है ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है। तो कुल मिला के क्या, आपका चिरकी हो गया, नेवासा हो गया, चकियां हो गया, सिंगरौली हो गया। सिंगरौली मिर्जापुर में है, क्या, मिर्जापुर। तो ये इस काल के प्रमुख क्या हो गए, स्थल हो गए। एक बार पूरी क्लास को मैं दोहरा दूं आपको, देखें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मध्यपूरा पाषाण काल, और मध्यपूरा पाषाण काल में हमने बताया कि यहाँ पर तकनीकी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या है, फ्लेक या सल्क है, और उपकरणों को निर्मित करने की सामग्री क्या है, चार्ट, जैस्पर, फ्लिंट और क्लिंट है, ठीक ना। फ्लेक या सल्क से क्या तात्पर्य है, फ्लेक या सल्क से तात्पर्य यह है कि जैसे हमने कोई एक मूल पत्थर लिया और इस पर यदि हम किसी दूसरे पत्थर से वार करेंगे तो वह पपड़ी के आकार का कुछ अलग होगा। जब पपड़ी के आकार का अलग होगा तो इस काल में जब पपड़ी पर ही औजार बनाया गया तो उसी को कहा गया फ्लेक, और एच.डी. संकालिया महोदय ने इसको नाम दे दिया क्या, फलक संस्कृति। यदि इस काल के औजारों की बात किया जाए कि इस काल के औजार क्या हैं, तो इस काल के प्रमुख औजार क्या हैं, खुरचनी। यद्यपि थोड़े से हमें हैंडेक्स और क्लीवर प्रकार के उपकरण भी मिले हैं। इसके बाद स्थलों की बात कर लिया जाए तो स्थलों में पहला स्थल हमने आपको बताया क्या, चिरकी, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या मिला है, फलक प्रकार के औजार मिले हैं। क्या मिला है, यहाँ से फलक प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, नेवासा, यहाँ से क्या मिला है, खुरचनी। और अन्य स्थलों की बात कर लिया जाए तो चकिया और सिंगरौली जो है ये भी इस काल के महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल है, ठीक ना। एक और स्थल मैं आपको बता दूं, रायसेन, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कभी कभी इन स्थलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये स्थल पाषाण कालीन स्थल हम जितने भी बता रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखें इसके बाद अब हम लोग इसकी अगली अवस्था को पढ़ेंगे। अब चूंकि मध्यपूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया, और मध्यपूरा पाषाण काल के बाद पूरा पाषाण काल की जो अंतिम अवस्था है उसका नाम है क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। क्या चीज, उच्च पूरा पाषाण काल। समझिए, यानी उच्च पूरा पाषाण काल यह इसकी तीसरी अवस्था है। हम 2 कॉलम बना दे रहे हैं, यहाँ पे पहली अवस्था, यहाँ पर क्या, दूसरी अवस्था, और ये आपकी क्या हो गई, तीसरी अवस्था। यह जो है किसका हो गया, निम्न पूरा पाषाण काल का हो गया। समझिएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यह किसका हो गया,
मध्य पूरा पाषाण काल का हो गया, और यह किसका हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल का। जहां वहां पर हमने दो का लेके तुलनात्मक अध्ययन बताया था आपको, अब यहां पर हम तीनों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे। समझिएगा, यहां पे उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या थी, कोर। यहां पे उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या है, फ्लेक या सल्क, फ्लेक या सल्क। समझिएगा, अब यहां पे उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति है वह हो जाएगी ब्लेड या ब्योरिन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसकी विशेषताओं को जानते हैं, ठीक ना। पहली बात समझिए, यह पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था थी, पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। हमने आपको क्या बताया कि यह पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था थी। इसके बाद पूरी तरह से मनुष्य आधुनिक मानव बन गया था। यानी समझ लीजिएगा, आधुनिक मानव, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि यहां तक आते आते जो व्यक्ति था वो पूरी तरीके से आधुनिक मानव बन चुका था, ठीक ना। आधुनिक मानव का मतलब क्या है, होमो सैपियंस हम कह सकते हैं। इसे ही ज्ञानी मनुष्य कहा जाता है। तो यहां तक आते आते जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से आधुनिक मानव बन चुका है। और यहां पर आप देखेंगे कि कुछ नई विशेषताओं की शुरुआत होती है। इससे पहले हमने देखा कि जो मनुष्य के जो औजार थे वह मुख्य रूप से औजार पत्थरों के थे। किसके थे, पत्थरों के थे। यहां पे जो औजार हैं पत्थरों के तो हैं ही, पत्थरों के तो हैं ही। पत्थरों के साथ साथ जो मनुष्य है, मनुष्य ने, यहां पर आप देखेंगे कि पत्थरों के साथ साथ मनुष्य ने अस्थियों के औजार बनाए। अस्थि उपकरण, यानी कहने का मतलब यह है कि अब मनुष्य ने अस्थियों के औजार बनाने शुरू कर दिए। अस्थि मतलब क्या, हड्डियों के औजार, जैसे नोकदार सुई बनाने में, भाला बनाने में। यानी कुल मिला के जैसे हड्डी है, जानवर की जो हड्डी है, यदि आप उसके एक आगे वाले पार्ट को किसी पत्थर से मार देते हैं तो आगे वाला पार्ट जो है वो नुकीला हो जाएगा। तो अब उसको आप सुई के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, भाला के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इतना आप समझिए कि पत्थरों के औजारों के साथ साथ अब अस्थियों या हड्डियों के औजारों का प्रयोग क्या होता है, शुरू होता है। तो ये तो थोड़ा सा इसके विषय में आपने समझ लिया कि पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था थी, पूरी तरीके से व्यक्ति आधुनिक मानव बन गया था। पत्थरों के औजारों के साथ साथ अस्थियों के औजारों का या हड्डियों के औजारों का प्रचलन शुरू हुआ था। यहां तक हमने बात कर लिया। अब आइए जरा अब इन चीजों को हम कोरिलेट करते हैं। देखिए इस तरह से आ रहे हैं। अब इनकी तीनों की विशेषताओं को एक साथ, यहां पर क्या था, कोर, यहां पर क्या हो गया, फ्लेक या सल्क। अब आप देखें यहां पर जो होगा, यहां पर हो जाएगा, यहीं पर हम इसको दो पार्टों में बांट देते हैं। ये हो जाएगा आपका ब्लेड या ब्यूरिन। क्या हो गया, उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या हो गई, ब्लेड या ब्यूरिन। अब उपकरणों को निर्मित करने की पाषाण सामग्री की बात कर लिया जाए तो पत्थर प्लस अस्थि, पत्थर प्लस क्या, अस्थि। पत्थर तो हैं ही, पत्थरों के साथ साथ अब किसका प्रयोग होने लगा है, अस्थियों का प्रयोग होने लगा है। अब एक चीज समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। कोर
कोर से क्या बना, फ्लेक, फ्लेक से क्या बना, ब्लेड या ब्यूरिन, ब्लेड या ब्यूरिन। समझिए ये ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के औजार क्या हैं। हमने आपको बताया कि एक बड़ा सा पत्थर है जिसको मूल पत्थर या कोर कहा गया, इसको आपने एक दूसरे पत्थर से वार किया तो यह पपड़ी के आकार का क्या हो गया, टूट गया, पपड़ी की तरह बन गया है। अब पपड़ी से ही बनाया जाएगा ब्लेड या ब्यूरिन, पपड़ी से ही क्या बनाया जाएगा, ब्लेड या ब्यूरिन बनाया जाएगा। तो समझिएगा कि पपड़ी से ब्लेड या ब्यूरिन कैसे बनाया जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं ब्लेड की, किसकी बात कर रहे हैं, ब्लेड, ब्लेड की बात करें तो यहां पर ब्लेड का मतलब आप आधुनिक ब्लेड ही समझिए, ठीक ना। लेकिन आधुनिक ब्लेड जो है हम कह सकते हैं लोहे का बना हुआ है, लेकिन ये ब्लेड जो है लोहे का नहीं बना था, या किसका बना था, पत्थर का बना था। कैसे बना था समझिए, ये पपड़ी की तरह है ना, तो भाई मैं जरा इसको ऐसे कर देता हूं, मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसके दोनों किनारों को हमने क्या कर दिया, रगड़ दिया, दोनों किनारों को हमने क्या कर दिया है, रगड़ दिया है। देखिए आपका ब्लेड बना कि नहीं बना, ब्लेड बन गया, दोनों किनारों को हमने रगड़ दिया। अब यहां पर क्या होता है, ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक ना। तो इसका जो अनुपात मिला है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और क्या, चौड़ाई में जो अनुपात मिला है, यह दो संबंधे एक का अनुपात है, दो संबंधे क्या है, एक का अनुपात है। यदि कहने का मतलब यह है कि यदि यह 1 इंच है, चौड़ाई कितनी है, 1 इंच है, तो लंबाई कितनी होगी, 2 इंच होगी, ठीक ना। इस अनुपात में मिला है, यानी दोनों किनारे, यानी पत्थर के जब दोनों किनारे जो हैं आप पपड़ी प्राप्त किए हैं, और पपड़ी के जब आप दोनों किनारों को आप रगड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, ब्लेड बन जाता है। अब इस ब्लेड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे आधुनिक समय में यदि मैं आधुनिक ब्लेड की बात करूं तो मुख्य रूप से ब्लेड के कई जगह प्रयोग होते हैं, लेकिन ब्लेड का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वह होता है बालों को साफ करने के संदर्भ में, यहीं पर हम ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ब्लेड जो उस समय मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया था, मल्टीपर्पज़ था, कई जगह यूज किया गया है, लेकिन मुख्य प्रयोग था बालों को ही अलग करने में। अब बालों को अलग करने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ तक आते आते व्यक्ति पूरी तरीके से आधुनिक मानव बन गया है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से आधुनिक मानव बन गया तो उसको इस बात की आवश्यकता महसूस हुई, या इस बात का एहसास होने लगा कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जिनको ढकने चाहिए। तो भाई उस समय व्यक्ति को तो कपड़ों का कोई ज्ञान था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि उसको कपास की कृषि का कोई ज्ञान था, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसने क्या काम किया कि अपने अंगों को ढकने के लिए उसने खुरचनी की सहायता से जानवरों की खालों को अलग किया, और ब्लेड की सहायता से रगड़ रगड़ कर जानवरों की खालों के ऊपर जो बाल थे उन बालों को उसने क्या किया, अलग किया। यहाँ पर कहानी इतना समझिएगा कि इसके द्वारा जानवरों की खालों पर से बालों को क्या किया गया, अलग किया गया। अभी आगे मैं बताऊंगा कि उसने कैसे वस्त्र बनाया जानवरों की खालों का। तो ये तो हो गया ब्लेड। अब हम बात करते हैं ब्यूरिन की। किसकी बात करते हैं, ब्यूरिन की बात करते हैं। अब ये ब्यूरिन क्या था, जैसे आप ये समझ लें कि जब हम दोनों किनारों को रगड़ते थे तो क्या बनता था, ब्लेड बनता था। और यहाँ पर क्या है कि जब हम एक किनारे पर रगड़ें, जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई पत्थर है और हमने उसके एक किनारे को क्या कर दिया, रगड़ दिया। कुल मिला के देखिए, समझाने के लिए मैं आपको कह दूं पेचकस, आधुनिक पेचकस जो होता है ना, उसी आधुनिक पेचकस की तरह जो औजार बनाया मनुष्य ने उसको क्या कहा गया, ब्यूरिन कहा गया। तो उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या है, ब्लेड और ब्यूरिन है। और उपकरणों को निर्मित करने की सामग्री क्या है,
पत्थर के तो हैं ही, साथ में इसी काल में आपने देखा कि जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करके औजार बनाए जा रहे हैं। ठीक ना। अब देखिए, यदि हम प्रमुख औजारों की बात करें, प्रमुख औजार कि इस काल के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं। देखें, प्रमुख औजारों की बात किया जाए तो यहां पर आप सबसे पहला औजार ब्लेड, दूसरा औजार ब्यूरिन, तीसरा औजार जो है वह है पॉइंट, चौथा औजार स्क्रेपर, पांचवा औजार परिष्कृत खुरचनी। हम औजारों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो भी किस काल के, उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख औजारों की हम बात कर रहे हैं। समझिए, पहला औजार हमने क्या बताया आपको, ब्लेड। जैसे मैं औजारों का मैं चित्र बना दे रहा हूं, जैसे हमने यह क्या बना दिया, यह औजार क्या हो गया, ब्लेड हो गया। नंबर 1 समझते रहिए। ब्यूरिन, हमने कहा कि पेचकस की तरह जो औजार था वह आपका क्या हो गया, ब्यूरिन हो गया। जरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट मतलब क्या, इसी को कहीं कहीं बेधनी, हिंदी में बेधनी या सुई कहा गया। ये सुई किसकी बनी हुई थी, आगे वाले पार्ट में नुकीला, इस तरह से आगे वाले पार्ट पे क्या हो गया आपका, नुकीला हो गया। यह आपकी क्या हो गई, पॉइंट नंबर 3। नंबर 2, इसके बाद हमने क्या बताया, स्क्रेपर का मतलब क्या है। स्क्रेपर को समझाने के लिए मैं एक शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे खुरपा, ठीक ना, खुरपा आप समझ लीजिए, या हम ये कह दें जैसे जो मिस्त्री लोग जिसका प्रयोग करते हैं, जिसको आप करनी बोलते हैं, उस तरह का जो औजार था उसको क्या कहा गया, स्क्रेपर। यदि आप कभी नेट पे सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का औजार जैसे मिलेगा। इस तरह का कुछ औजार मिलेगा, जैसे ऐसा ही तो होता है करनी, जिसके द्वारा ये लोग प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के इसी तरह का औजार था, ठीक ना। और परिष्कृत खुरचनी ये चौथे नंबर पे हो गया। पांचवें नंबर पे है आपका क्या, परिष्कृत खुरचनी। चूंकि देखिए खुरचनी का आगमन मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन इस काल की खुरचनी उस काल की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसको कहा गया क्या, परिष्कृत खुरचनी। यही इसी को कहीं कहीं आपको चंद्रिका भी मिलता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी खुरचनी हो गई। ये इस काल के औजार हैं। पहला औजार क्या हो गया, ब्लेड, दूसरा औजार क्या हो गया, ब्यूरिन, तीसरा औजार क्या हो गया, पॉइंट, चौथा औजार क्या हो गया, स्क्रेपर, और पांचवा औजार क्या हो गया, परिष्कृत खुरचनी। अब जरा हम कहानी दोहराते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ तक आते आते जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से आधुनिक मनुष्य बन चुका है। जब वह पूरी तरीके से आधुनिक मनुष्य बन चुका तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जिनको ढकने चाहिए, और उसने उन अंगों को ढकने के लिए जानवरों की खालों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, जानवरों की खालों का प्रयोग किया। तो जानवरों की खालों पर से बालों को अलग करने के लिए पहला तो आप ये समझिएगा कि उन खालों को अलग करने के लिए उसने किसका प्रयोग किया था, खुरचनी का प्रयोग किया। खुरचनी की सहायता से खुरच कर उन खालों को क्या किया, उसने अलग कर लिया। खालों को अलग करने के बाद अब वह क्या काम करेगा कि ब्लेड की सहायता से रगड़ रगड़ के उनके ऊपर के बालों को उसने क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब जब उन बालों को साफ कर दिया तो इसी पॉइंट या सुई या स्क्रेपर की सहायता से या ब्यूरिन की सहायता से उनको क्या करेगा, सिलेगा, और सिल करके उसने क्या बनाया, वस्त्र बनाया।
तो इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर हुई। तो ये तो आपके क्या हो गए, औजार हो गए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, यहां से परीक्षा में बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर जिन स्थलों की मैं बात करने जा रहा हूं, ये स्थल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां पे पहला स्थल जो है वह है आपका बेलन घाटी। बेलन घाटी, अब आप देखेंगे कि ये जो बेलन घाटी है ये आपके इलाहाबाद में भी है। अब आपका इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है और इसका कुछ पार्ट मिर्जापुर में भी है, ठीक ना। अब आप देखेंगे कि बेलन घाटी से हमें क्या मिला है, अस्थि उपकरण मिले हैं। अस्थि उपकरण, अस्थि उपकरण किससे क्या तात्पर्य है, अस्थि उपकरण से तात्पर्य है हड्डियों के औजार मिले, ठीक ना। अब आप देखेंगे कि ये जो बेलन घाटी है इसका उत्खनन किसने करवाया है, G.R. शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट। बेलन घाटी का उत्खनन किसने करवाया, G.R. शर्मा के द्वारा बेलन घाटी का उत्खनन करवाया गया। यहां से क्या मिला है हमको, अस्थि उपकरण मिले हैं। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है लोहदा नाला। लोहदा नाला, ये कहां पे है, मिर्जापुर। लोहदा नाला मिर्जापुर। यदि हम लोहदा नाला की बात करें तो ये चीज परीक्षाओं में कई बार पूछा है, अस्थि पर निर्मित देवी की प्रतिमा। अस्थि पर निर्मित, अस्थि पर निर्मित देवी की प्रतिमा। समझिएगा, देवी की प्रतिमा से क्या तात्पर्य है, इसी देवी की प्रतिमा को ही मातृदेवी कहा जाता है। मातृदेवी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे एक बड़े आकार की अस्थि है, ठीक ना, उस अस्थि पर, उस अस्थि को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उस अस्थि पर किसी महिला की मूर्ति को बनाने का प्रयास किया गया है, जिसको इतिहासकारों के द्वारा क्या कहा गया, मातृदेवी की मूर्ति। अब समझिएगा, यदि आप इस मूर्ति को देखना चाहते हैं तो ये मूर्ति आज भी है, कहां पर है, कौशाम्बी के पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय, कौशाम्बी में पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय में यह आज भी मूर्ति रखी गई है। आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला स्थल, तीसरे नंबर पे रेनीगुंटा। किसकी हम बात करने जा रहे हैं, रेनीगुंटा की बात करने जा रहे हैं। और रेनीगुंटा कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। रेनीगुंटा कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहां से आप देखेंगे कि यहां से हमें ब्यूरिन के साक्ष्य मिले हैं, ब्यूरिन के साक्ष्य, प्लस क्या मिला है, यहां से हमें अस्थि उपकरण भी प्राप्त होते हैं, या फलक, फलक औजार। अब ये याद रखिएगा, ब्यूरिन क्या मिला है, ब्यूरिन मिला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरिन का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, तो रेनीगुंटा से मिला है, ठीक ना। इसके बाद एक और स्थल की मैं बात करूंगा आपके साथ, उसका नाम है बेटम चेरला। क्या चीज, चौथे नंबर पे बेटम
चेरला। ये जो बेटम चेरला है ये भी आंध्र प्रदेश में है। बेटम चेरला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? अस्थि उपकरण। अस्थि उपकरण क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, ठीक ना। अब कहने का मतलब यह है कि आपको हमने 4-5 स्थल बताया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्थल हमने आपको बताया था बेलन घाटी। यहाँ से क्या मिला है? अस्थि उपकरण मिला है। इसका उत्खनन किसने किया है? जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया था। लोहदा नाला की बात किया जाए तो ये मिर्जापुर में है। यहाँ से हमको क्या मिला है? अस्थि पर निर्मित देवी की प्रतिमा, जिसको इतिहासकारों के द्वारा कहा गया मातृ देवी। और यह प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसके बाद हमने आपको बताया था रेनीगुंटा। रेनीगुंटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से हमें ब्यूरिन प्रकार के उपकरण मिले हैं या ब्यूरिन का साक्ष्य मिला है। इसके बाद क्या है आपका? बेटम चेरला। इसके बाद क्या है आपका? बेटम चेरला। और यहाँ से हमको क्या मिला है? अस्थि उपकरण मिला है। बेटम चेरला से क्या मिला है? अस्थि उपकरण मिला है, ठीक ना। तो ये तो हो गया क्या आपका? ये पार्ट आपका हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल के साथ ही आपका पूरा पाषाण काल टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, यानी आप देखेंगे कि इसी काल में मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे जो मनुष्य था वह चित्रकारिता करना शुरू कर दिया था, ठीक ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि चित्रकारिता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या पाषाण कालीन चित्रकारिता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो थोड़ा सा इसके संदर्भ में आपसे बात कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए, पाषाण कालीन चित्रकारिता। पहली बात आप देखेंगे कि चित्रकारिता क्या है। जो चित्रकारिता है, चित्रकारिता का जो संबंध होता है वह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से, व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से। यानी कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि उस समय, चूंकि उस समय का जो मनुष्य था उसके दिमाग में जो कुछ भी आया उसने व्यक्त करने का क्या किया? प्रयास किया। और उसको व्यक्त करने के लिए किसका माध्यम, चूंकि किसका सहारा उसने लिया? चित्रों का सहारा लिया। उसने पर्वतों की गुफाओं में अपने चित्रों को बनाने का प्रयास किया। अब आप देखेंगे कि इन चित्रों को बनाने में और इन चित्रों को रंगने में किसका प्रयोग किया? किन रंगों का प्रयोग किया गया? यदि रंग की बात कर लेता है तो क्या? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसे जानवरों की चर्बी से प्रकृति के रंगों का प्रयोग करके उसने उन चित्रों को रंगने का प्रयास किया। दूसरी बात, यदि पूछा जाए आपसे कि इनके जो चित्र हैं यानी किन के चित्र बनाए गए हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि शिकार से संबंधित, यहां पर शिकार से संबंधित चित्रों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि इनके साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे एक तो सबसे पहला, तो जो पहला जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है आपका क्या? भीमबेटका। क्या चीज? भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद यदि मिर्जापुर की बात किया जाए तो यहां पर है लेखैया, कोहबर। लेखैया हो गया, कोहबर हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से कहां पर है यह? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में, ठीक ना। यदि छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो जोगीमारा की गुफाएं, काबरा पहाड़ी, जोगीमारा, काबरा पहाड़ी, जोगीमारा और काबरा पहाड़ी, ये दोनों कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में हैं।
इन स्थानों से हम देखेंगे कि हमें पाषाण कालीन चित्रकारिता के साक्ष्य क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक ना। तमिलनाडु की बात कर लिया जाए तो यहां पर आता है एदक्कल, एदक्कल और क्या, कनाल। ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में हैं। तो समझिएगा, हमने पाषाण कालीन चित्रकारिता की बात कर लिया, तो पाषाण कालीन चित्रकारिता में बात किया जाए तो जो चित्रकारिता है वह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। किससे संबंधित है, शिकार से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, भीमबेटका है। ठीक ना, भीमबेटका है। इसके बाद क्या है, मिर्ज़ापुर की बात कर लिया जाए तो लेखैया हो गया, कोहबर हो गया। ठीक ना। इसके बाद यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो जोगीमारा की गुफाएं हो गई, काबरा की पहाड़ी हो गया। इसके बाद यदि हम तमिलनाडु की बात कर लें तो एदक्कल हो गया और कनाल हो गया। इन क्षेत्रों से हमें पाषाण कालीन चित्रकारिता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पूरा पाषाण काल से संबंधित, पूरा पाषाण काल के तीनों टॉपिकों का हमने यहाँ पर क्या किया, अध्ययन किया। एक बात और समझिए, मैं बार बार आपको जोर देकर इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। समझ लीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल। पूरे पाषाण काल की समरी को हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। हमने इसको 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। ठीक ना। इसका जो पहला पार्ट था, वह आपका क्या था, निम्न पूरा पाषाण काल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद क्या, मध्य पूरा पाषाण काल। और इसके बाद क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। हमने जितना पढ़ा उसका निचोड़ मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या थी, कोर। समझते रहिएगा। यहां पर क्या था, फ्लेक या सल्क। यहां पर क्या था, ब्लेड या ब्यूरिन। ठीक ना। कोर क्या था, हमने एक मूल पत्थर लिया, उसको दूसरे पत्थर से हमने मारा, हुआ टूट गया। जब टूटा तो उसको क्या कहा गया, फ्लेक या सल्क कहा गया। उसी फ्लेक या सल्क के जब दोनों किनारों को हमने रगड़ा तो क्या बना, ब्लेड बना। और जब उसके एक किनारे को रगड़ा तो हम क्या बना, ब्यूरिन बना। ठीक। अब जरा हम आते हैं कि इन उपकरणों को निर्मित करने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो यहां पे प्रयोग किया गया था क्वार्टजाइट। यहां पर प्रयोग किया गया था चार्ट, जैस्पर, फ्लिंट और क्या, क्लिंट। पूरे क्लास का निचोड़ मैं बता रहा हूं। और यहां पर क्या किया गया था, पत्थर प्लस अस्थि। पत्थर प्लस क्या, अस्थि। पत्थर का मतलब क्या, यही पत्थर है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पत्थर आ गया, नहीं, यही पत्थर है। ठीक ना। अब इसके बाद औजारों की यदि बात कर लिया जाए तो यहां पर क्या था, हैंड एक्स। इसके बाद क्या था, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग। ठीक ना। यहां पर यदि बात करें तो यहां का प्रमुख औजार क्या था, खुरचनी। इसके बाद हमने आपको बताया था खुरचनी। इसके बाद हमने आपको बताया थोड़ा सा हैंड एक्स और क्या मिला है, क्लीवर मिला है। थोड़ा सा क्या मिला था, हैंड एक्स और क्लीवर। यदि इनके औजारों की बात किया जाए तो हमने बताया था आपको क्या, ब्लेड, ब्यूरिन, पॉइंट,
स्क्रैपर, इसके बाद परिष्कृत खुरचनी, परिष्कृत खुरचनी, ठीक ना। आप समझिएगा, मैं आपको इसलिए इन तीनों टॉपिकों को अलग मैंने किया कि आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी कि पूरा पाषाण काल के टॉपिक को 3 भागों में बांटा गया। तो आप देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के तीनों टॉपिकों का जो समय है वह है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और क्या उच्च पूरा पाषाण काल। यहां पर इन तीनों पार्टों में अलग अलग प्रकार के औजार हैं, उपकरणों को बनाने की पद्धति अलग है और औजार भी क्या हैं, अलग अलग है। यानी इस काल में मनुष्य ने इस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया, यहां पर इस प्रकार का, यहां पर इस प्रकार का, इसलिए इस काल को तीनों पार्टों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा पाषाण काल का जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है यह पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और एक बात मैं आपको बार बार जोर देके कह रहा हूं कि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं। साथ ही हमने कम से कम अब तक पूरा पाषाण काल के दोनों लेक्चर में आपको 15-20 स्थलों की हमने सूची आपको बताया होगा, ठीक ना। उन स्थलों को भी आपको तैयार रखना है, क्योंकि आप जब पिछले सालों का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में उन स्थलों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद।